हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेंस सूत्र की चर्चा की थी और इस लेंस सूत्र का सत्यापन हमने उत्तल लेंस के लिए किया भी था। इसके साथ में हमने आवर्धन क्षमता या फिर रेखीय आवर्धन बोल सकते हैं या फिर आवर्धनता, इनका भी व्यंजक प्राप्त किया था, लेकिन हमने ये व्यंजक केवल और केवल उत्तल लेंस के लिए प्राप्त किया था। अब हमें इन्हीं सभी बिंदुओं के सत्यापन अब हमें इन्हीं सभी बिंदुओं की जो चर्चाएं हैं वो किसके लिए करनी है? वो हमें करनी है अवतल लेंस के लिए। तो देखिए, हम सत्यापन करते हैं इसका अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए अगर हम इसका सत्यापन करते हैं, देखिए क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, कैसे होता है इसका सत्यापन हम देखिए। जैसे ये हमारे पास में हो गया कोई अवतल लेंस, ये हमारे पास में हो गई कोई मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया O, और यहाँ हमने एक वस्तु ले रखी है AB, और जब इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, मुख्य फोकस यानी F से आती हुई प्रतीत हो रही है। उसके बाद में अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। देखिए, अब इस बिंदु पर ये किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया और ये प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, ठीक है। और ये आपतन बिंदु अपने लिया D। यहाँ से देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज बनता है ABO या फिर AOB, और एक त्रिभुज बनता है A डैश OB डैश। इसमें ये O जो कोण है ये तो कॉमन है, ये कोण 90 है तो इसमें A डैश वाला कोण 90 है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो चित्रानुसार अगर हम देखें तो त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज A डैश OB डैश के। अगर त्रिभुज समरूप संगत भुजाओं अनुपात समान होंगे तो इसकी भुजा AB बट्टा इस वाले त्रिभुज की भुजा होगी A डैश B डैश बराबर AO बट्टा A डैश O, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे आप देखो, एक त्रिभुज बनता है DOF और एक त्रिभुज बनता है A डैश B डैश F, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज DOF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। इस वाले त्रिभुज की भुजा DO बट्टा A डैश B डैश बराबर आ जाएगा OF बट्टा A डैश F, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें DO, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये AP और ये DO दोनों समान होंगे। DO की जगह हमने क्या लिख दिया? AP बट्टा A डैश B डैश बराबर OF बट्टा A डैश F। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे AP बट्टा A डैश B डैश का ये मान है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे A डैश बट्टा नहीं AB बट्टा A डैश B डैश का ये मान आया था, ये मान आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास में आ जाएगा, अतः है AB बट्टा A डैश B डैश का ये मान था हमारे पास में AO बट्टा A डैश O बराबर हो गया OF बट्टा A डैश F। तो यहाँ से आप देखिए AO बट्टा A डैश O बराबर आ जाएगा OF बट्टा A डैश F। ये कैसे याद कर सकते हो आप? A डैश F, इस OF में से अगर आप
ए डैश ओ को माइनस कर देते हैं, इस ओ एफ में से आपने माइनस कर दिया ए डैश ओ को, तो आपको क्या मिल जाएगा ए डैश एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ओ एफ माइनस में ए डैश ओ। अब हम देख लेते हैं कि दूरियां क्या क्या हैं। यहाँ पे ए ओ देखिए आप, ए ओ ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ए ओ मतलब ये वस्तु है, वस्तु किससे दूरी, लेंस से दूरी, और वस्तु की जो लेंस से दूरी है उसको हमने यू से दर्शा दिया, किसमें आएगी ये माइनस में आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी। ऐसे ही ए डैश ओ अगर हम देखें तो ए डैश ओ ये है, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और ये होगी वी जो कि हमारे पास में आएगी माइनस में, लेफ्ट साइड में आएगी। ओ एफ देखिए आप यहाँ पे, ओ एफ ये क्या है फोकस दूरी है, लेकिन ये भी किसमें माइनस में है, लेफ्ट साइड में आएगी। तो ये सारे मान अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ए ओ का मान आप लिखते हैं माइनस में यू बट्टा ए डैश ओ का मान माइनस में वी बराबर ओ एफ का मान माइनस में एफ बट्टा माइनस एफ माइनस ए डैश ओ का मान माइनस माइनस प्लस में वी। तो यहाँ से अगर इनको वज्र गुणा करें हम लोग तो इनको आप गुणा कीजिए पहले, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, आप इसको इससे गुणा कीजिए, माइनस के वी को एफ से गुणा किया माइनस के एफ से, कितना आ गया प्लस में वी एफ बराबर है, इसको आप इससे गुणा कीजिए तो माइनस के यू को माइनस के एफ से गुणा किया तो प्लस में आ गया यू एफ, फिर माइनस के यू को प्लस के वी से गुणा किया तो माइनस में आ गया यू वी। तो यहाँ से यू वी को आप इस साइड में ले आओ और यहाँ हो जाएगा यू एफ और माइनस में आ जाएगा वी एफ। पूरे समीकरण में यू वी एफ का भाग देते हैं हम लोग, तो यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर है यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो यहाँ से यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा 1/f बराबर है, यहाँ पे आ गया 1/v और माइनस में 1/u। ये जो लेंस सूत्र है ये उत्तल लेंस के लिए भी ऐसा वैसा ही मिला था आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेंस सूत्र है वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए समतुल्य होता है, एक समान रूप से लागू होता है दोनों लेंसों के लिए, ठीक है ना। हालांकि आपकी किताब में जो सत्यापन है केवल उत्तल लेंस के लिए ही दिया गया है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, पेपर में पूछा जाता है तो आपको इसको सत्यापन किसके लिए करना है, केवल उत्तल लेंस के लिए ही करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज और देखिए आप, उत्तल लेंस के लिए आपने इसका सत्यापन किया था, लेंस सूत्र ऐसा ही मिला था, और अवतल लेंस के लिए भी हमने इसका सत्यापन किया तो लेंस सूत्र हमें ऐसा ही मिला है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो लेंस सूत्र है वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए समतुल्य रूप से मान्य होता है, एक समान रूप से मान्य होता है, ठीक है। आगे देखें तो देखिए जैसे तो यहां से अगर हम देखें, अब हमें देखना है आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है आवर्धनता या आवर्धन क्षमता या फिर रेखीय आवर्धन। वही इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। और ये क्या होता है, किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं, ठीक है ना। स्मॉल एम से दर्शाते हैं इसको। मतलब आप ये बोल सकते हो कि स्मॉल एम बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु, बिंब की ऊंचाई और इनके जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एम कहते हैं, आवर्धनता स्मॉल एम से दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ से आप देखिए जैसे स्मॉल एम बराबर हो गया हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे आपने मान ली एच डैश बट्टा बिंब की ऊंचाई आपने मान ली एच, तो इनका अनुपात क्या हो गया हमारे पास में, स्मॉल एम हो गया। हालांकि इसका कोई मात्रक नहीं होगा
क्योंकि ऊंचाई बटा ऊंचाई है, दोनों की मात्रा समान होंगी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मात्रक में विमाहीन राशि है। अब आप दोबारा देखिए, एक तो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ए ओ बी, और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश ओ डैश में ए डैश बी डैश ओ, ठीक है ना। तो एक तो त्रिभुज बन रहा है ए डैश ओ बी डैश, समरूप होगा त्रिभुज ए डैश ए ओ बी के। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात समान हो जाएंगे। अगर संगत भुजाओं के अनुपात समान है तो इस वाले त्रिभुज की भुजा आपने ले ली ए डैश बी डैश, तो बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस वाले त्रिभुज की भुजा आ जाएगी ए बी बराबर है, इसकी भुजा आ गई ए डैश ओ बट्टा इसकी भुजा आ जाएगी ए ओ। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इनके मान हम लिख सकते हैं। देखिए सूत्र के अनुसार देखिए आप ए डैश बी डैश, ये किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो सीधे प्रतिबिंब के लिए एच डैश का मान किसमें आ गया, प्लस में, बट्टा एच ए पी का मान, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई क्या मान ली हमने एच, प्लस में आएगी बराबर ए डैश ओ। ए डैश ओ यानी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होती है वी, लेकिन ये लेफ्ट साइड में इसलिए आ गई माइनस में, बट्टा ए ओ, ये क्या है वस्तु की लेंस से दूरी, और वो होती है यू, जो कि हमेशा ही माइनस में ही होती, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में एच डैश बट्टा एच बराबर वी अपॉन यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप एच डैश बट्टा एच, ये किसका मान है, एम का मान है, तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर हमारे पास में एक तो सूत्र आपने लिया था h डैश अपॉन h, और एक सूत्र आया था v अपॉन u, ये दो सूत्र होते हैं आवर्धन घनता के लिए, ठीक है। मतलब ये वाला जो सूत्र है ये तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों के रूप में है, और ये वाला जो सूत्र है प्रतिबिंब और बिंब की लेंस से दूरियों के रूप में, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब इसके आगे देखें, देखिए आपको यदि यही सूत्र जो है वो u और f के पदों में ज्ञात करना हो तब हम क्या कर सकते हैं, यदि m का जो यही मान है वो आपको v और f के पदों में ज्ञात करना होता तब, तो यहाँ से देखिए आप लेंस सूत्र लगा दें हम यहाँ पे, तो लेंस सूत्र लगाए, तो देखिए पुनः है, या फिर यहाँ से देख लेते हैं, देखिए पुनः है लेंस सूत्र में लगा दिया 1/f बराबर हमारे पास में क्या होता है 1/v माइनस 1/u, इसको आप v से गुणा कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया v अपॉन f बराबर है 1 माइनस v अपॉन u, इसको आप इस साइड में ले आइए, तो v अपॉन u यहाँ पे आके प्लस में हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन f, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा f आ गया एलसीएम, तो क्या आ जाएगा f माइनस v अपॉन f, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो v अपॉन u ये किसका मान है, m का मान है, तो चूंकि m बराबर हमारे पास में होता है माइनस में v प्लस में होता है, सॉरी लेंस के दर्पण के लिए होता है माइनस में, तो v अपॉन u बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा f माइनस v अपॉन f, ये हो गया हमारे पास में स्मॉल m का मान, ठीक है। आ गया समझ में आपको ये। अब ये मान आपको मिला है f में v और f के पदों में मान मिला है स्मॉल m का। अब हमें यही जो मान है ये u और f के पदों में ज्ञात करना हो, तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, पुनः लेंस सूत्र अगर हम देखें तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से आप इसको u से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास में u/f बराबर है u/v माइनस 1, तो यहाँ से इसको आप 1 को आप इस साइड में ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा u/f और प्लस में आ गया 1 और बराबर आ गया u/v, तो यहाँ से आप देखिए u/v का जो मान है ये हमारे पास में कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा f, तो कितना आ गया u प्लस f, तो इसका उल्टा कीजिए आप v/u का मान हमारे पास में कितना आ गया f/u प्लस f, तो यहाँ से m बराबर देखिए हमारे पास में क्या होता है v/u, तो ये हो जाएगा f/u प्लस f, ये हो गया आवर्धनता का मान किसके लिए, किसके पदों में ये मान हमारे पास में, ये मान है हमारे पास में u और f के पदों में, ठीक है। u और f के पदों में स्मॉल m का मान आ गया, और ऊपर आपने u v और f के पदों में स्मॉल m का मान ज्ञात किया था, और यहाँ पे आपने इनके सूत्र प्राप्त किए थे, ठीक है। और आवर्धनता के बारे में आपने बोला था कि ये एक मात्रक में विमाहीन राशि है, ये मतलब वास्तव में इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, क्यों ज्ञात किया हमने इसको,
ये हमें ये बताता है कि वास्तव में कोई जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ठीक है ना। मतलब वास्तव में जो कोई प्रतिबिंब बना हुआ है वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, साथ में प्रकृति उल्टा होगा कि वास्तविक होगा कि, है ना। अब देखो एक बात, ये जो आपने पीछे परिस्थितियां पढ़ी थी m के लिए, वैसे जो ऐसी स्थितियां होगी, यदि m का मान प्लस में है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी है। यदि m का मान माइनस में है इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो उल्टा और वास्तविक है। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होगा। यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा होगा, और यदि m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, ठीक है ना। हालांकि ये बातें हम दोबारा देखेंगे, एक बिंदु के अंतर्गत देखेंगे, भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी ये जो प्रतिरूप है वो यही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में आवर्धनता या आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है। ये उत्तल लेंस के लिए हमने इसका सत्यापन किया। ये जो आवर्धनता थी ये उत्तल लेंस के लिए भी आपने ज्ञात की थी, और हमने पाया था कि उत्तल लेंस के लिए भी ये जो व्यंजक है ये ऐसा कैसा ही हमें मिला था। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो आवर्धनता है ये उत्तल और अवतल दोनों लेंस के लिए तुल्य होती है, एक समान होती है, ठीक है ना। एक समान रूप से लागू हो जाएगी दोनों के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, अब हमें देखना है अगला टॉपिक, ठीक है। और ये जो अगला टॉपिक है इसके बारे में हम विचार करें। अभी तक तो आपने लेंस सूत्र और आवर्धन क्षमता का सत्यापन किया है, अब हम उस बिंदुओं पर और विचार करते हैं। देखिए क्या हो सकता है, किस प्रकार से। देखिए अब संपर्क में रखे हुए दो लेंस आपको दे रखे हैं, और लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। दो लेंस आपको दिए गए हैं, उनके संयोजन की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। उससे पहले लेंसों का जो संयोजन है इसके बारे में अगर आप पढ़ो, इससे पहले आप देखिए, जैसे आपको इस प्रकार एक और टॉपिक में बता देता हूँ, जैसे लेंस की शक्ति या फिर लेंस की क्षमता। एक टॉपिक पहले आप ये देख लीजिए, लेंस शक्ति या फिर लेंस क्षमता। लेंस शक्ति या फिर लेंस क्षमता, ठीक है। देखिए लेंस की शक्ति का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो लेंस है वो प्रकाश को किस हद तक फैला सकता है या फिर किस हद तक किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित कर सकता है, ये उसकी क्षमता क्या कहलाती है, लेंस शक्ति कहलाती है। अब लेंस को फैला देना तो हमारे पास में क्या होता है, अभिसारित कर देना। प्रकाश को फैला दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारित कर देना, और उसको एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारित कर देना, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित व अपसारित करने का उसका जो गुण होता है ना, उसका सामर्थ्य जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। लेंस क्षमता या फिर लेंस शक्ति कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश को जितना मोड़ा जा सके, जितना फैलाया जा सके, इसका जो सामर्थ्य है वो क्या कहलाता है, लेंस क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने का जो गुण है या उनका सामर्थ्य जो है वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस क्षमता या फिर लेंस शक्ति कहते हैं। और ये जो लेंस क्षमता होती है इसको P से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। और ये जो लेंस क्षमता है ये लेंस की फोकस दूरी f का व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, उल्टा होती है उसका। ये जो लेंस क्षमता है P, ये इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, तो इसकी फोकस दूरी का अगर ये व्युत्क्रम है तो P बराबर आ गया 1/f। अब यहाँ से आप देखिए जो शक्ति है लेंस की शक्ति, इसका जो मात्रक है वो हमारे पास में क्या है, डायरेक्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक हमारे पास में डायरेक्टर है, और f हमारे पास में होगी फोकस दूरी। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि जो P है, यहाँ जो P है ना लेंस की क्षमता, यहाँ आप ये ध्यान रखना कि जो P है लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, कैपिटल D से दर्शाते हैं इसको। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और वो ये है, ये जो डायरेक्टर मात्रक ये तभी होता है केवल तभी जब f मीटर में हो, फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो। मतलब है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायरेक्टर, लेकिन वो कब होता है डायरेक्टर, इसका मतलब जब फोकस दूरी किसमें होगी, मीटर में होगी,
ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। मतलब आप इसके सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो कि इस लेंस की क्षमता का जो मात्रा है वो डायरेक्टर हो गया कब, जब f किस में है, मीटर में है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर आपने मान लीजिए f आपको सेंटीमीटर में दिया जाता, लेकिन हमें लेंस की क्षमता का एक ही मात्रा पता है वो है डायरेक्टर, तो वो अगर आपको ज्ञात करना हो तो 1/, और f आपको मान लीजिए दे दिया सेंटीमीटर में, तो अब f का मान तो मीटर में लेना पड़ेगा तभी इसका मतलब डायरेक्टर होगा, तो इसको मीटर में चेंज करो, और सेंटीमीटर वाले मान को मीटर में चेंज करने के लिए इसमें आप किसका भाग दोगे, 100 का, तो 100 जो है ऊपर चला जाएगा, हमारे पास में कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। ऐसे ही मान लीजिए लेंस की क्षमता का मान आपको डायरेक्टर में ज्ञात करना है, वो हमारे पास में होता है 1/f, और ये मान आपको दे रखा है जैसे मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर की जगह में मान किसमें चाहिए, मीटर में, और मिलीमीटर वाले मान को मीटर में चेंज करने के लिए हम किसका भाग देंगे, 1000 का। इसमें आप 1000 का भाग देते हैं तो वो जो 1000 है वो ऊपर आ गया, और यहाँ पे अभी सूत्र हमारे पास में क्या बन गया, 1000/f का मान किसमें, मिलीमीटर में। ठीक है ना, ये तो था लेंस की क्षमता के सामान्य प्रतिरूपों के बारे में। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, लेंस की क्षमता के सामान्य प्रतिरूपों के बारे में। अब देखो आपको एक बात ये पता है कि जो अवतल लेंस है इसके लिए फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। भाई अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है f वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है f वो किसमें होती है, पॉजिटिव प्लस में होती है। ठीक है ना, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होती है। अब f का मान उत्तल लेंस के लिए तो प्लस में है, और अवतल लेंस के लिए p f का मान किसमें, माइनस में है, और p बराबर हमारे पास में होता है 1/f। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर f का मान प्लस में होगा तो p का मान प्लस में होगा, और f का मान माइनस में होगा तो p का मान भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप ये बोल सकते हो कि जो अवतल लेंस है उसके लिए f का मान माइनस में होता है, f का मान माइनस होने के कारण से p का मान भी माइनस में हो जाएगा। मतलब अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता है p वो किसमें होती है, नेगेटिव, माइनस होती है। ठीक है ना, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है p वो हमारे पास में किसमें होती है, पॉजिटिव यानी प्लस में होती है। ठीक है ना, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। समझ गए आप मेरी बात को, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। अब यहाँ से अगर हम देखें इसको और आगे हल करने का प्रयास करें, देखिए तो आप ये बोल सकते हो कि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो प्लस में है, और उत्तल लेंस की क्षमता है, नहीं, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो माइनस में है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो प्लस में है। तो इसका मतलब जो डॉक्टर आपको चश्मा देता है, डॉक्टर जो आपको चश्मा देता है, जैसे आपको बोल दिया कि प्लस में 1.5 नंबर का चश्मा दिया है, प्लस में 1.5 नंबर का चश्मा दिया है, ये पावर है, लेंस की क्षमता है। उस लेंस की क्षमता किसमें दे रखी है, आपको p का मान प्लस में दिया 1.5, और p का मान प्लस में है 1.5, इसका मतलब उसमें जो लेंस लगा हुआ कौन सा है, उत्तल लेंस लगा रखा है आपने। ठीक है ना, अगर लेंस की क्षमता माइनस में दे रखी है आपको, डॉक्टर ने आपको चश्मा दिया माइनस में 1.5 का, तो इसका मतलब है वो लेंस जो आपने लिया है काम में वो कौन सा है, अवतल लेंस है। समझ गए आप मेरी बात। तो लेंस की क्षमता के बारे में जो आपने चर्चा की, तो उस लेंस की क्षमता के बारे में हमने कहा था कि लेंस की क्षमता के बारे में हमने कहा था कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, इसको हम p से दर्शाते हैं, और ये जो लेंस की क्षमता है p ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, और इसका मात्रक डायरेक्टर होता है केवल और केवल कब, जब फोकस दूरी मीटर में, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो इस लेंस की क्षमता के लिए प्रतिरूप ये हो जाएगा, और अगर मिलीमीटर में होगी तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होने के कारण से इसकी जो क्षमता है वो भी माइनस में होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होने के कारण से इसकी क्षमता भी प्लस में होती है। ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ से कि आपको जो डॉक्टर प्लस में चश्मा देता है, प्लस की पावर का चश्मा देता है, प्लस में 1.5 नंबर का चश्मा देता है डॉक्टर, वो कौन सा है, प्लस में पावर है, ये प्लस में है, पावर प्लस में, इसका मतलब ये कौन सा लेंस ले रखा है आपने यहाँ पे, डॉक्टर ने कौन सा लेंस दिया आपको, उत्तल लेंस, और माइनस की पावर होती है तो इसका मतलब आपको डॉक्टर जो है वो कौन सा लेंस दे रहा है, अवतल लेंस देता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब आगे हम इसको प्रयास करते हैं, लेंसों का संयोजन, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी,
लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। तो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के बारे में हम देखें। आपने दो पतले लेंस थे जिनको परस्पर संपर्क में ले रखा है, संयोजन में ले रखा है। जैसे हमारे पास में दो लेंस हैं, एक तो पहला लेंस आपने ले लिया, ये दो लेंस है, इन दोनों लेंसों को आपने परस्पर संपर्क में रख रखा है और ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये वाला लेंस हमने मान लिया L1 और ये वाला लेंस हमने मान लिया L2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास में कोई बिंदुवत बिंब रखा हुआ है O, और इससे कोई प्रकाश की किरण है जो इस लेंस L1 पर आपतित हो रही है, और ये L1 पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये देखिए पहले इस लेंस L1 पे आपतित होती है और इस लेंस L1 पे आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़े। देखिए, अच्छा ये हो गया इसका द्वारक और ये दूसरे लेंस का द्वारक हो गया, और ये लेंस की प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो गई। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन हो गया इस हिसाब से। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये इस बिंदु पे आपतित होती हुई प्रतीत होनी चाहिए आई डैश पर। वस्तु आपने ले रखी थी O पे और इस पे इस लेंस L1 पे आपतित होती है, तो इसका अपवर्तन हुआ और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, आई डैश पर। मतलब ये कहाँ पे फोकसित होनी चाहिए थी, कहाँ पे केंद्रित होनी चाहिए थी प्रकाश की किरण, आई डैश पर होनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा, लेकिन वास्तव में आई डैश पे इसका प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि यहाँ से इसका फिर से अपवर्तन हो गया और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो इस बिंदु आई पर प्राप्त होता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। इसका अंतिम प्रतिबिंब हो गया आई पर प्राप्त हो गया। ये वस्तु की दूरी u, आई पे अंतिम प्रतिबिंब बनता है इसकी दूरी v और आई डैश की दूरी हमने मान ली v डैश। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो लेंस L1 जो है इसकी फोकस दूरी आपने मान ली f1 और इसकी फोकस दूरी हमने मान ली f2। अब लेंस सूत्र आप काम में लो, और लेंस सूत्र बराबर हमारे पास में क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से लेंस L1 जो है इसके लिए हम बात करें, L1 के लिए हमारे पास में आ जाएगा 1/, और f1 आ गया बराबर 1/v, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और इस L1 वाले लेंस के हिसाब से जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए था, आई डैश पर। तो इसकी दूरी हमारे पास में आ गई v डैश माइनस में 1/u यानी बिंब की दूरी, और इस L1 के लिए बिंब क्या है, O पे रखा है, तो इसकी दूरी क्या हो गई u। ऐसे ही जो दूसरा लेंस है L2, इसके लिए हम देखें तो ये हो गया 1/f और इसके लिए फोकस दूरी f2 है बराबर 1/v। अब v किसकी दूरी होती है, प्रतिबिंब की, और इस लेंस L2 के हिसाब से जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, आई पे, जिसकी दूरी क्या है हमारे पास में v माइनस 1/u यानी बिंब की दूरी। और इस लेंस L2 के लिए जो आई डैश है ये आभासी बिंब का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/, इसकी दूरी आप आई डैश वाले लिख दो 1/v डैश। इन दोनों समीकरणों को जोड़िए आप, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस में 1/u। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी है उसको आपने 1/f मान लिया, 1/f1 प्लस 1/f2 था, इसको आपने तुल्य फोकस दूरी क्या ले लिया, 1/f ले लिया, बराबर आ गया हमारे पास 1/v माइनस में 1/u। या फिर आप ये देखो ये लेंस सूत्र होता है, इसकी तुलना करो 1/v की जगह 1/v और 1/u की जगह 1/u, 1/f की जगह क्या है हमारे पास में, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो संयोजन की स्थिति में 1/f बराबर किसके आ गया, 1/f1 प्लस 1/f2 की। अगर मान लीजिए आपकी ये 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर आ गए, ये तो आपने दो लेंस ले रखे हैं तब है। यदि मान लीजिए संयोजन में दो से ज्यादा लेंस होते, n लेंस होते तब, तो यहाँ पे क्या आ जाता, तीसरे के लिए आ जाता 1/f3 और nवे के लिए क्या आ जाता आपको 1/fn। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1/f का मान क्या होता है, p, तो 1/f की जगह आपने p लिख दिया बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 और अप टू कहाँ तक है, pn तक। मतलब आप ये कह सकते हो कि संयोजन में जो तुल्य फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम, लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम है भिन्न भिन्न लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, और लेंसों के संयोजन की क्षमता भिन्न भिन्न लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है,
और ऐसे ही m का मान आ जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3 और अप टू mn तक। मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लेंसों की क्षमताओं का जो गुणनफल है, नहीं आवर्धन है, लेंसों के संयोजन का आवर्धन इनके भिन्न भिन्न आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इससे आगे